नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ईरान और रेफरेंडम के बारे में। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी ने यह कहा कि हम पॉलिसी मैटर्स पर किसी प्रकार का रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह नहीं कराएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। शायद उन्हें स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल नहीं पता है, तो वो एग्जाम्पल हम जान लेंगे कि रेफरेंडम किस तरह से वहां करवाया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने खुद 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए एक रेफरेंडम करवाया था। तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों रेफरेंडम की डिमांड उठी है, ईरान की पॉलिटिक्स इस वक्त किस दौर से गुजर रही है, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, आयतुल्ला अली खमेनी का ये स्टेटमेंट अभी कुछ ही दिन पहले आया है कि हम रेफरेंडम बिल्कुल भी नहीं करवाने वाले हैं, और इस तरह का रेफरेंडम अगर करवाया तो कई महीनों तक हमारी पॉलिटिक्स पैरालाइज हो जाएगी। आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल्स पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन जो टेस्ट हमने 23 अप्रैल को करवाया था, वो हम फिर से 30 अप्रैल को भी करवा रहे हैं। और अगेन आपके पास एक सुनहरा मौका है प्राइजेस जीतने का वर्थ 1 लाख रुपीज, एंड ऑल्सो यू विल गेट स्कॉलरशिप्स इफ यू गेट टॉप रैंक्स। स्कॉलरशिप किसके लिए मिलेगी? तो देश का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट क्वालिटी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी आईएएस का कोर्स आ रहा है, पाथफाइंडर कोर्स, 1 जून 2023 से। इसमें मैं और पाथफाइंडर के अन्य सभी फैकल्टीज आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं, प्रीलिम्स मेंस सबके लिए। इस कोर्स में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। अगर आप मेंस के लिए अपियर हो रहे हैं, इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, आपको हर प्रकार की मेंटोरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। याद रखिए, ये कोर्स अभी केवल 7,999 में अवेलेबल है। दिस इज एन अर्ली बर्ड ऑफर ओनली टिल 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक ये प्राइस रहेगा, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको ये प्राइस अभी अवेल करना है तो पाथफाइंडर कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ईरान में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब यह है कि वो थोड़ी सी नीतियां अपनी रेडिकल नहीं रखते हैं, मिडिल पाथ पर चलना इनकी पॉलिसी रही है। 2013 से लेकर 2021 के बीच में ये ईरान के राष्ट्रपति थे, और ईरान की पॉलिटिक्स में पिछले 2 दशकों से इन्हें एक मॉडरेट फोर्स के रूप में ही देखा जाता है। तो इन्होंने ईरान की पॉलिटिक्स पर एक कमेंट किया था कि शायद हमें यहां रेफरेंडम करवाने की आवश्यकता है, ताकि लार्जर फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी पर निर्णय लिए जा सके। ये स्टेटमेंट इन्होंने किस संदर्भ में दिया था? संदर्भ था ईरान में चल रहे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो वहां पर महसा अमीनी की हत्या के बाद से शुरू हुए थे। इसके जवाब में आयतुल्ला अली खमेनी ने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, ये कहा कि दुनिया में ऐसा कहां होता है कि हर फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए रेफरेंडम कराया जाता हो। अगर ऐसा होगा तो हमारा देश 6 महीने तक पोलराइज्ड हो जाएगा, लोग एक दूसरे से बहस करते रहेंगे, और ऐसा रेफरेंडम पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ईरान में जब पिछले 6-7 महीने से प्रोटेस्ट चले, तो कई लोगों ने तो यह भी कहा कि ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक क्यों है, वी शुड गेट अ रेफरेंडम ऑन दिस एज वेल। इस पर भी रेफरेंडम करवाओ कि ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक रहना चाहिए या फिर एक सेक्युलर रिपब्लिक बन जाना चाहिए। यह कब हुआ था? जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल के जनवरी फरवरी तक। प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे? क्योंकि 22 साल की एक लड़की महसा अमीनी ने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। ईरान में एक मॉरल पुलिस है जो आपको इस तरह के मामलों के लिए अरेस्ट कर सकती है। उस पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया, उनके साथ मारपीट करी गई, जिसके बाद महसा अमीनी की डेथ हो जाती है। और इसके बाद ईरान की जनता, खास करके महिलाएं, सड़क पर आती हैं, अपना हिजाब हटाकर अपने बाल काट देती हैं, और ये ईरान के स्ट्रिक्ट इस्लामिक कोड का वायलेशन है। वहां पर एक ड्रेस कोड है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, ज्यादा एनफोर्स महिलाओं पर किया जाता है, और इस ड्रेस कोड का विरोध करते हुए महिलाओं ने कई महीनों तक प्रदर्शन किया था। हालांकि ये प्रदर्शन पर क्रैकडाउन किया गया जनवरी फरवरी में। ईरान की पुलिस ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इन लोगों पर डंडे बरसाए, इनके ऊपर लाठियां बरसाई, हर तरह से इन प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश करी गई, और फाइनली प्रोटेस्ट खत्म हो गए हैं। कुछ कुछ जगह अभी भी प्रोटेस्ट हो जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो मेजर प्रोटेस्ट हैं दे हैव बीन साइलेंट फॉर अ वाइल नाउ, कारण उन पर बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन होता है। और जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे कि लड़कियों पर इस तरह का ड्रेस कोड क्यों लागू हो रहा है, तो उस समय यह भी डिमांड आई थी कि क्यों ना ये जो क्लेरिक्स इस्लामिक रूल्स बनाते हैं ईरान में, उन्हें ही हटा दिया जाए। 4 दशकों से ईरान में जो इस्लामिक शासन है, क्यों ना उसे चेंज करके एक सेक्युलर रिपब्लिक की स्थापना करी जाए। इस तरह के भी वहां पर विचार प्रकट किए गए थे, और इसके लिए सिविल सोसाइटी के संगठनों ने डिमांड करी कि रेफरेंडम कराओ। अब ये रेफरेंडम या जनमत संग्रह होता क्या है? देखिए, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, ये सभी मिलते जुलते शब्द हैं। इनका मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? देखिए, आप और हम भारत में रहते हैं। भारत में हम अपने लिए कानून बनाने का जिम्मा लोकसभा के या राज्यसभा के एमपीज को देते हैं।
यानी कि हम यानी आम नागरिक वोट दे रहे हैं किसी और को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर कि आप हमारे लिए कानून बनाइए। और ये 700-800 लोग जो हमारी पार्लियामेंट में बैठते हैं ये देश का हर इंपॉर्टेंट कानून बनाएंगे। कुछ कानून राज्य के अंदर एमएलए भी बनाएंगे जो विधानसभा में बैठते हैं, उसके लिए भी इलेक्शन होता है। लेकिन रेफरेंडम में क्या होता है कि हर निर्णय पर डायरेक्ट जनता से सवाल पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कोई छोटा शहर है जहां पर 1000 की आबादी है, तो वहां पर महीने में एक बार आप रेफरेंडम करा लो, 2-3 चीजों का एक साथ रेफरेंडम हो जाए कि क्या सिटी में ये होना चाहिए, क्या शहर में ये होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई थी। इनिशियली जब डेमोक्रेसी आई थी तो वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही थी। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाती है। एंड ज्यादातर बड़े देशों में ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही आज के तारीख में चल रही है। फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए, इंडिया, इन सब में इस तरह की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन एक पुराना फॉर्मेट डेमोक्रेसी का ये डायरेक्ट वाला है जिसमें जनता सीधे सीधे चूज करती है कि क्या निर्णय लिया जाएगा। अपना निर्णय किसी और पर, रिप्रेजेंटेटिव पर नहीं थोपा जाता है। लोग खुद वोट देते हैं, हर व्यक्ति वोट देता है हर डिसीजन पर। अब ये डिसीजन कैसा भी हो सकता है। जनरली हर देश में जब कोई नया संविधान लाना होता है या फिर देश के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव करना होता है तो फिर इस तरह का रेफरेंडम आयोजित किया जाता है। लेकिन छोटी छोटी गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए ये निर्णय जनरली रिप्रेजेंटेटिव्स पर ही छोड़ दिए जाते हैं। एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो रेफरेंडम सच्ची डेमोक्रेसी के टूल हैं। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सच्चा प्रारूप आपको देखना है तो आपको देखना होगा रेफरेंडम को। रेफरेंडम भी दो प्रकार के होते हैं, मैंडेटरी और एडवाइसरी। मैंडेटरी का मतलब है कि जो भी रेफरेंडम में कहा गया सरकार को वो करना जरूरी है। एडवाइसरी का मतलब जो भी रेफरेंडम में जनता ने कहा है वो बाध्यकारी नहीं है, सरकार चाहे तो उसे मान सकती है, ना चाहे तो नहीं माने। मोस्टली स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां आज भी बड़े स्तर पर रेफरेंडम होते हैं। इसके अलावा किसी बड़े देश में बड़े स्तर के पॉलिसी डिसीजंस रेफरेंडम से नहीं चुने जाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में आज भी ऐसा होता है कि साल में 3 या 4 बड़े रेफरेंडम आयोजित किए जाते हैं जिनमें मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो दूसरे देशों में आमतौर पर पार्लियामेंट में कानून बनते हैं वो डिसीजन यहां पर लोग लेते हैं, जनता इस डिसीजन को लेती है। उदाहरण के तौर पर फरवरी 2022 में स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम हुआ था कि क्या टोबैको की एडवर्टाइजिंग बच्चों के प्रति टारगेटेड ना हो, इसके लिए कानून लाना चाहिए या नहीं। येस टू प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स फ्रॉम टोबैको एडवर्टाइजमेंट, नो टोबैको एड्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। तो इस पर जनता से वोटिंग कराई गई और इस वोट का रिजल्ट ये रहा था कि 53% लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा कानून होना चाहिए कि बच्चों को और यंग एडल्ट्स को टोबैको एडवर्टाइजिंग से बचाया जाए। इस तरह के अन्य रेफरेंडम भी होते रहते हैं, जैसे कि कुछ साल पहले एक मेजर रेफरेंडम हुआ था इस बात पर कि एशिया और अफ्रीका से बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, खास करके सीरिया, अफगानिस्तान से जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, उन्हें क्या स्विट्जरलैंड में स्थान देना चाहिए या नहीं। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर वहां पर रेफरेंडम था जिसको लेकर पॉलिटिक्स काफी गर्मा गई थी। 2021 में भी स्विट्जरलैंड में 3 रेफरेंडम हुए, 22 में भी 3 रेफरेंडम हुए। तो अमूमन 2 या 3 रेफरेंडम होते हैं। अब ये कैसे आयोजित किए जाते हैं तो देखिए, इनके जितने भी गांव, कस्बे, शहर हैं, इनमें जनता जाकर एक स्टेडियम में या फिर वहां का जो सिटी हॉल है वहां पर वोट डालती है कि हमें क्या चाहिए। जैसा आम वोट होता है, चुनाव होते हैं हमारे देश में, उसी प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन क्योंकि स्विट्जरलैंड में आबादी बहुत ही कम है, इट इज समवेयर अराउंड 88 लाख, 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है स्विट्जरलैंड की, इसीलिए इस तरह का डायरेक्ट रेफरेंडम या वोटिंग वहां पर पॉसिबल है, जो साल में 3-4 बार वहां पर करवा लेते हैं। तो उन्होंने अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं। रेफरेंडम में भी 3 तरह के रेफरेंडम है। पहला, पॉपुलर इनिशिएटिव। अगर जनता चाहती है कि कोई नया कानून लाया जाए तो पहले 1 लाख सिग्नेचर इकट्ठे करो और फिर 1 लाख सिग्नेचर इकट्ठा होते ही जनता उस पर वोट डालेगी, रेफरेंडम होगा कि क्या ये नया कानून बनना चाहिए या नहीं। एक होता है ऑप्शनल रेफरेंडम, जहां पर सिटीजन ये चूज करते हैं कि क्या कानून जो वहां पर पार्लियामेंट बना चुकी है उसको बदलना चाहिए या नहीं। तो पार्लियामेंट वहां भी है स्विट्जरलैंड में, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया कानून क्या बदलना चाहिए, या फिर किसी मेजर पॉलिटिकली अगर कोई बहुत ही डाइवर्स ओपिनियन बन रहा है किसी कानून पर तो क्या उसे अप्रूव करना है या नहीं, ये यहाँ पर ऑप्शनल रेफरेंडम में डिसाइड होता है। 50,000 सिग्नेचर इसके लिए चाहिए। तीसरा होता है मैंडेटरी रेफरेंडम। ये वो रेफरेंडम है जो संविधान वहां पर मैंडेट करता है कि करना ही पड़ेगा, और ये मोस्टली तब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिवीजन हो रहा है। अगर आप संविधान बदलने जा रहे हैं तो जैसे हमारे देश में भी संविधान बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल है, उसमें आपको ज्यादा वोट चाहिए पार्लियामेंट में, तो वहां पर लोगों से वोट डलवाना पड़ेगा। या फिर जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि में स्विट्जरलैंड साइन हो रहा है तो उसके लिए भी इन्हें जनता से मैंडेटरी रेफरेंडम करवाना पड़ता है। यूके में भी रेफरेंडम होता है। आपने सुना होगा कि स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए एक रेफरेंडम हुआ था, ब्रेक्जिट का एक रेफरेंडम हुआ था। तो इस तरह के रेफरेंडम वहां भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बाध्यकारी नहीं होते हैं। याद रखना, ब्रेक्जिट भी बाध्यकारी नहीं था, लेकिन जनता
उसके खिलाफ थी और सरकार गिर जाती अगर वो उसे नहीं मानती, इसीलिए उन्होंने मान लिया, वरना बाध्यकारी नहीं था वो रेफरेंडम। तो यूके में रेफरेंडम बाध्यकारी नहीं है, केवल एडवाइजरी हैं। और ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश की तरह। क्या भारत में ऐसी कोई रेफरेंडम की व्यवस्था है? नहीं, भारत में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे कानून में या संविधान में नहीं है। हो सकता है भविष्य में संशोधन करके ला दी जाए, लेकिन अभी तो नहीं है। चिली में कुछ साल पहले एक रेफरेंडम हुआ था, वहां पर संविधान बदलने की बात चली थी, तो 2020 में काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसके बाद संविधान बदलने के फेवर में लोगों ने वोट डाला और फिर संविधान बदला भी गया। तो ये कुछ रीसेंट एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक बात है ईरान की, तो ईरान में भी टेक्निकली रेफरेंडम पॉसिबल है। ईरान का संविधान ये कहता है कि आप रेफरेंडम करवा सकते हो, लेकिन रेफरेंडम तब पॉसिबल है जब 2/3 पार्लियामेंट उसके लिए हाँ कहे, 2/3 पार्लियामेंट। और फिर उसके अलावा एक वहां पर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 12 सदस्य होते हैं, और इन 12 में से 6 सदस्य तो खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब तक आयतुल्ला अली खमेनी नहीं चाहेंगे तब तक वहां कोई रेफरेंडम नहीं होगा, क्योंकि ईरान का सिस्टम ही ऐसा है। क्योंकि वहां पर सरकार चुनी जाती है, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उस सरकार के ऊपर भी एक सुपर गवर्नमेंट है, एक सुपर पावर बैठा है, एंड दैट सुपर पावर इज द सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी, और उनके द्वारा चलाई जाने वाली ये 12 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जब तक ये बॉडी के आधे सदस्य और 2/3 सांसद अप्रूव ना करें, रेफरेंडम नहीं हो सकता। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ था, बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए थे। उस समय ईरान में एक शाह की सरकार थी, राजा थे ईरान में, उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है और राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। लोगों से वोट डलवाया गया और उस वोट में जनता ने यह कहा कि हमें एक इस्लामिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश करना है। एक रिपब्लिक बनेगा ईरान जिसमें एक राष्ट्रपति होगा, राजा नहीं होगा, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा। तो इसके लिए 1979 में रेफरेंडम हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने संविधान में कुछ संशोधन किए, उसके लिए 1980s में भी एक और रेफरेंडम हुआ। तो रेफरेंडम ईरान में हो चुके हैं पहले, लेकिन अभी अली खमेनी रेफरेंडम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो यंग जनरेशन है ईरानियंस की, ये पुराने क्लेरिक्स को पावर से हटाना चाहती है और ये पुराने वाले तौर तरीकों में बदलाव चाहती है जो पुराने लोग नहीं होने देना चाहते। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।